तो हेलो सबको मेरी तरफ से वेलकम टू फिनविन। तो गाइज आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर 3 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड एंड फ्यूचर। तो गाइज ये चैप्टर 25 मार्क्स वेटेज कैरी करता है। काफ़ी ज़्यादा मार्क्स हैं, इसको अच्छे से कर लेना। बहुत इजी चैप्टर है, 25 मार्क्स आपके बिल्कुल पक्के हैं। इस चैप्टर में टोटल 5 टॉपिक्स हैं और इस वीडियो को ना हम इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो इस वीडियो में ना मैं आपको दिखा देता हूँ हम कैसे करेंगे। टोटल 5 टॉपिक्स पूरे चैप्टर में, ठीक है। इस वीडियो में हम खाली फर्स्ट पार्ट में ना एक ये टॉपिक करेंगे इंट्रोडक्शन, और अगली वीडियो में सारे एक साथ कर लेंगे। ये बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट है, छोटे मोटे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इंट्रोडक्शन आपको मेन पता होना चाहिए, इसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या टर्म्स यूज होती है। तो लेट्स स्टार्ट। पहला है आपका फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मैंने आपको चैप्टर 1 में भी बताया था, बेसिक ऑफ डेरिवेटिव्स में। फॉरवर्ड क्या होता है? फॉरवर्ड एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो टू पार्टीज के बीच में होता है, बायर एंड सेलर। और ये मेनली जो आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, ये कॉमोडिटीज के बेस पे होता था और ये ट्रेडिशनल वे में ज्यादा यूज होता तो आज भी है, बट अब आजकल बहुत सारी चीजें आ गई, जैसे आपका फ्यूचर वगैरह आ गया है, पहले नहीं था फ्यूचर। तो फॉरवर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट है ये आपका मेनली कॉमोडिटीज पे ट्रेड होता था पुराने टाइम पे। और मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। सपोज एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी। मिस्टर ए को ना मिस्टर बी से वीट परचेज करना है, ठीक है। और मिस्टर ए को वीट ना 2 महीने बाद चाहिए, और आज मतलब अभी के एट प्रेजेंट जो वीट का प्राइस है वो चल रहा है 100 रुपए, और इसको चाहिए 2 महीने बाद। पर ए को ना डर है कि यार 2 महीने बाद कहीं इसका रेट 200 ना हो जाए। तो इसी वॉलिडिटी के रिस्क से बचने के लिए ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाते हैं, जिसमें ए बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में आके डिसाइड कर लेता है कि मैं तेरे से 2 महीने बाद ना वीट लूंगा, और उस वीट का प्राइस ये फिक्स कर लेते हैं, मान लो 120 रुपए। अब इन्हें मतलब नहीं है कि कितने का भी उस वक्त, मतलब 2 महीने बाद कोई भी रेट चल रहा हो, इन्हें मतलब नहीं उस चीज से। ये 120 में ही अपना ट्रेड सेटलमेंट करेंगे। तो इसे कहते हैं आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, बायर और सेलर के बीच में होता है। अब मान लो कि 2 महीने बाद ए बी के पास गया और उस वक्त वीट का प्राइस चल रहा है 200 रुपए, और इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें ये था कि 120 में ही सेटल होगा। तो 120 में ही इसको बी को ए को देना पड़ेगा, जिसमें बी को ना 80 रुपए का लॉस हो रहा है मतलब उसे। बट ये कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी आ गया था तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। पर ए को प्रॉफिट हो रहा है 80 रुपए का। इसका अपोजिट भी हो सकता है, मान लो कि वीट का प्राइस 50 रुपए चला जाए, ठीक है, और इसने तो 120 रुपए में बात कर ली थी। तो इसको अब ए को बी को 70 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा और ए को 70 रुपीज का लॉस हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। और हाँ, ए और बी आपस में एक दूसरे के लिए एज अ काउंटर पार्टी बिहेव करती है। काउंटर पार्टी मतलब कि ए बी का ध्यान रखता है कि कुछ फ्रॉड व्रॉड ना करे, और बी ए का रखता है कि ये कुछ फ्रॉड वगैरह ना करे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो अब हम इसके फीचर्स देख लेते हैं क्या है। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज। ये टू पार्टीज के बीच में होता है, इसलिए ना हम इसे बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ये आप इस चीज को अच्छे से याद कर लेना कि जो आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है बायलैटरल होता है। बायलैटरल मतलब दो बंदों के बीच में, बायलैटरल, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो इस चीज को अच्छे से पढ़ लेना है, बायलैटरल होता है, ठीक है। और इसकी एक फीचर ये है कि जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है ना, उसी वक्त उसकी प्राइस, क्वांटिटी, क्वालिटी और टर्म्स एंड कंडीशन जो भी है अपनी आपस में देख के, और जहाँ पे भी ये सेटलमेंट होगा उसका प्लेस, सेटलमेंट वगैरह, प्रोसीजर उसी वक्त फिक्स कर लेते हैं कि कैसे कैसे क्या करना है। तो इसके ये फीचर है। तो आगे बढ़ते हैं हम। इसका अब हम देखते हैं लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या है इस कॉन्ट्रैक्ट की? पहला है हमारा लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी मतलब कि वॉल्यूम ऑफ बायर एंड सेलर, मतलब कि किस वॉल्यूम में बायर और सेलर आपकी मार्केट में है, ठीक है। मान लो कि आप बाय करना चाहते हो पर कोई सेलर ही नहीं है, फिर क्या करोगे आप? ऐसे ही अपना सामान लेके या पैसा लेके घूमते रहोगे, आपको सामान मिलेगा ही नहीं। एक तो ये रिस्क है, और दूसरा इसी लिक्विडिटी केस के अंदर एक और आपका दूसरा केस ये बनता है रिस्क के अंदर
कि मान लो कि एक बायर है, उसको 220 रुपए में कोई सामान खरीदना है, बट सेलर है वो 150 रुपए का बेचना चाहता है। ये भी एक तरीके का लिक्विडिटी रिस्क है। ठीक है, आपका मतलब डिफिकल्ट है बायर को सेलर को ढूंढना कि आप वो उसी सेम रेट पे मिले जिसमें आपको खरीदना है। तो जो आपका ये है ना, जो आपका ये कॉन्ट्रैक्ट इसने बायर ने बनाया ना, खुद से बनाया, टेलर मेड है, तो इसने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बनाया होगा। ठीक है, सेलर के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं बनाया होगा। तो ऐसा बहुत मुश्किल होता है बायर और सेलर का दोनों का इंटरेस्ट मैच हो, और अगर मैच होगा तभी तो कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे ना। तो आपका एक ये हो गया लिक्विडिटी रिस्क, मतलब कि बायर सेलर ना मिले, सेलर को बायर ना मिले, और मिले भी तो उनका प्राइस मैच करे ना करे। समझ गए। फिर आपका काउंटर पार्टी रिस्क। काउंटर पार्टी रिस्क नाम से समझ आ रहा है, काउंटर पार्टी मतलब सामने वाला बंदा। सामने वाला बंदा ही डिफॉल्ट निकले। मान लो कि 2 महीने बाद आपका ट्रेड सेटलमेंट होता है, 2 महीने बाद वो मुकर जाए, साहब बोल दे भाई मैं नहीं कर रहा, मेरे को करना ही नहीं है। क्या कर लोगे आप? ये आपको लीगल एक्शन ले भी सकते हो, पर क्या पता उसके बहुत चक्कर वक्कर काटो, ये करो वो करो। तो इसमें काउंटर पार्टी रिस्क होता है, और इसके बीच में ना कोई एक्सचेंज नहीं होता, मतलब कोई आपका एक बिचौलिया नहीं होता जो आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट आपका पूरा 100% गारंटी के साथ वो करवाए, सेटल करवाए। तो इसलिए काउंटर पार्टी रिस्क, सामने वाला बंदा मुकर ना जाए। और तो अब हमारा नेक्स्ट है फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसकी लिमिटेशंस को कम करने के लिए ही आता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। बाकी सेम ही है, दो बंदों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है एक एक्सचेंज के थ्रू। एक्सचेंज, ऑर्गेनाइज एक्सचेंज। ऑर्गेनाइज एक्सचेंज जैसे कि एनएससी होगी आपकी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, और एक आपकी होगी बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। पर मोस्टली जो ट्रेड होते हैं ना, वो आपके ना एनएससी पे ही होते हैं, फ्यूचर और ऑप्शन वगैरह के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो गाइस इसके हम देख लेते हैं आपके फीचर्स क्या है, पढ़ते हैं इसको। चलो, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज थ्रू एक्सचेंज। एक्सचेंज के थ्रू ही दो पार्टीज एक कॉन्टैक्ट में आती है। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। जो हमारा एक्सचेंज है वो सेंट्रलाइज है, मतलब कि एक ही बंदा उसे कंट्रोल करता है और एक ही बंदा उसकी देख रेख कर रहा है। और फ्रॉड जो होगा वो होगा ही नहीं, पहली बात तो ऐसा कोई फ्रॉड वगैरह, अगर फ्रॉड होगा तो सेंट्रलाइज जिम्मेदार होगी, मतलब कि जो हमारी एक्सचेंज है वो जिम्मेदार होगी। नेक्स्ट हमारा प्राइस डिस्कवरी थ्रू फ्री इंटरेक्शन ऑफ बायर एंड सेलर। बायर सेलर को कभी मिलता ही नहीं है आमने सामने, उसका शक्ल उसने कभी उसकी देखी नहीं होती, फ्री इंटरेक्शन होती है। ठीक है, ये इसने इसको कभी देखा ही नहीं, और फिर भी इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। दूसरा आपका मार्जिन और पेबल बाय बोथ पार्टीज। ये मार्जिन वाला टॉपिक मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, मार्जिन मतलब मार्जिन पे करना होता है, बायर और सेलर दोनों को एक्सचेंज को पे करते हैं दोनों, अब बताऊंगा आगे। ठीक है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी आर डिसाइडेड बाय एक्सचेंज। ठीक है, जो आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी होती है ना, वो एक्सचेंज डिसाइड करता है। जैसे कि क्वालिटी मतलब कि कौन से अंडरलाइंग में आपको ट्रेड करना है, जैसे कि मान लो रिलायंस हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया क्वालिटी, मतलब कि किस बेस पे क्या है, कौन सा अंडरलाइंग है। और क्वांटिटी मतलब कि ना किस क्वांटिटी पे, जैसे कि रिलायंस के आपको लॉट मिलेंगे 505 पे, 505 के मल्टीपल में ही आप इसके फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो। तो ये क्वालिटी और क्वांटिटी फिक्स होती है, जो एक्सचेंज फिक्स करता है, ये एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में होती है। तो आगे बढ़ते हैं हम इसकी टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। पहला है हमारा ये स्पॉट प्राइस। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, अच्छे से क्लियर होगा आपको। मान लो कि एसबीआई का शेयर, एसबीआई कंपनी है। ठीक है, वो दो जगह ट्रेड कर रही है, एक आपकी फ्यूचर मार्केट में, एक आपकी अंडरलाइंग, मतलब कि जो कैश मार्केट में उसका रेट चल रहा है। स्पॉट प्राइस आपका वो हो गया जो एसबीआई का एक्चुअल रेट अभी चल रहा है। जैसे एसबीआई मान लो आपको अभी 400 रुपए में मिल रहा है उसका एक शेयर, तो आपका वो हो गया स्पॉट प्राइस। और फ्यूचर मार्केट में जो उसका प्राइस चल रहा है ना, उसे कहते हैं फ्यूचर प्राइस। सिंपल, समझ गए। ये हो गया आपका स्पॉट प्राइस 400 वाला, और फ्यूचर की जो मार्केट में इसका प्राइस चल रहा है
फिलहाल में अभी में क्या चल रहा है वो डिफरेंट होगा या अभी आपका, मतलब कि ऐसा सेम नहीं होता। सेम आपका एक्सपायरी वाले दिन होगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और फ्यूचर के प्राइस में मान लो इसका आपका रेट चल रहा है 420। ठीक है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो फ्यूचर के प्राइस में आपका ये हो गया फ्यूचर प्राइस, स्पॉट के प्राइस में आपका हो गया स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस को हम अंडरलाइन प्राइस भी कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये अंडरलाइन देख लेना यार। ठीक है, अंडरलाइन। फिर आपका आ गया कॉन्ट्रैक्ट साइकिल। कॉन्ट्रैक्ट साइकिल को समझ लेना अच्छे से। जो आपका ये होता है ना फ्यूचर मार्केट, ये 3 मंथ की साइकिल में चलता है। जैसे मान लो हो गया आपका जैन, फेब, 3 मंथ की में ही चलता है। और ये आपका मार्च। ठीक है, जैन 3 मंथ की साइकिल होती है, और ये हर मंथ की थर्सडे को एक्सपायर होती है एक साइकिल, मतलब एक एक मंथ आपका। तो अगला मंथ आपका होगा, मान लो कि मैं जनवरी निकल गया, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर आपकी ये साइकिल चल जाएगी। ठीक है, ये मान लो आपका फरवरी निकल गया, फिर आपका आ जाएगा मार्च, अप्रैल, मई। ऐसे 3 3 मंथ की साइकिल होती है, और हर मंथ की लास्ट थर्सडे को एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है। तो यही है कॉन्ट्रैक्ट साइकिल, वो पीरियड होता है जिस पीरियड पे आपका कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करता है। अगर मान लो कि आपका कोई नेशनल हॉलीडे है थर्सडे वाले दिन, तो उससे एक दिन पहले आपकी कॉन्ट्रैक्ट साइकिल एक्सपायर हो जाएगी। समझ गए? हमारा अब नेक्स्ट है एक्सपायरेशन डे। नाम से ही पता चल रहा है, जिस दिन आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होना होता है उस डे को कहते हैं एक्सपायरेशन डे। एक्सपायरेशन डे यही हो गया, मंथ के लास्ट थर्सडे को एक्सपायरेशन डे बोलते हैं। ठीक है, और इस दिन आपका ट्रेड सेटल होना ही होना, चाहे आप बाय पोजीशन में हो चाहे सेल पोजीशन में, आप किसी भी केस में हो, आपको उस दिन सेटल करना ही पड़ेगा, और ये जरूरी होता है। अगर मान लो आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रखना है, तो आपको फिर से एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा नेक्स्ट मंथ के लिए। जैसे मान लो कि आपके पास मार्च का था, अब मार्च मंथ एंड हो गया। ठीक है, तो आपको ना उस मंथ में तो अपनी ट्रेड, वो अपनी पोजीशन एग्जिट करनी पड़ेगी, फिर नया बनाना पड़ेगा आपको अप्रैल के लिए, नया रोल अप करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा टिक साइज। टिक साइज को मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, रुको। टिक साइज, टिक साइज जो होता है ना, वो 5 पैसे पे होता है। क्या होता है 5 पैसे पे, अभी समझाता हूँ। एक ना मार्केट डेप्थ होती है। मार्केट डेप्थ मतलब जहां पे आपका होता है एक बायर, एक सेलर। मान लो कि टोटल 100 बायर खड़े हैं अभी मार्केट में खरीदने वाले, और 100 सेलर खड़े हैं। ठीक है, कोई बायर 10 रुपए में लेना चाहता है, कोई 9 में, कोई 5 में, ऐसे बहुत सारे। ठीक है, और कोई सेलर है वो अपना 12 में बेचना चाहता है सामान, कोई 11 में, कोई 10 में। ठीक है, तो पहले जो सबसे ऊपर वाले होते हैं ना, उनका ट्रेड सेटलमेंट होता है। और जो ये बैठे हुए हैं ना बंदे, ये इनके बीच में ना हमेशा 5 पैसे का अंतर होता है। जैसे कि 12.05, 11.0। अब मैंने ये क्यों लिखा है, 5 पैसे के मल्टीपल में चल सकता है। 25 हो गया, वो 0.10 हो गया, 0.05 हो गया, 5 पैसे में चलता है। और ये 5 पैसा ये फिक्स करा है आपकी एक्सचेंज ने। ठीक है, टिक साइज इसे बोलते हैं। 0.05 को आपका टिक साइज, 5 पैसे को टिक साइज बोलते हैं। इसी टिक साइज पे ना सारे ट्रेड बैठे हुए हैं। जैसे कि बायर आपका बैठा होगा 10.05 या 10.10 या 10.25, 25 के मतलब 0.25 के मल्टीपल में ही होगा, 5 पैसे के मल्टीपल में ही होगा।
और इसी से रिलेटेड मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, उसमें है नहीं, बाकी मैं आपको बताता हूँ, रुको। वैसे पीडीएफ में क्या पता होगी, होगा जहाँ तक। जो मैंने आपको शुरू में बोला था ना, मार्केट डेप्थ, वो कभी भी ऊपर बायर और सेलर नहीं लिखा होता, हमेशा उसमें लिखा होता है आपका बिड, बिड या फिर आस्क, ठीक है। आस्क को ना ऑफर भी बोलते हैं, ऑफर, ठीक है, ऑफर। बिड क्या होता है, बिड में वो बंदे होते हैं जो सामान खरीदना चाहते हैं, बायर एक तरीके से। और आज के ऑफर मतलब वो बंदे, वो सेलर जो अपना सामान बेचना चाहते हैं, वो ऑफर करते हैं इन्हें। इनको तो हमेशा हाई रेट पे ही, ये हमेशा हाई रेट पे सेल करना चाहिए, ठीक है, अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। और जो बिड है, ये हमेशा, जो बायर है वो हमेशा लो रेट पे, तो उनके बीच में लड़ाई चलती रहती है। बायर को बिड और सेलर को आस्क या ऑफर बोलते हैं, समझ गए। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टर्म पे। नेक्स्ट टर्म है हमारी कॉन्ट्रैक्ट साइज या फिर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट साइज, कॉन्ट्रैक्ट साइज मतलब कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, जो आपका फ्यूचर में जो आप लेते हो, वो हमेशा ना लॉट्स में होता है। ऐसा नहीं है कि आप जितना मन चाहो उतना उठा लो, एक लिमिट फिक्स होती है। जैसे कि रिलायंस का ना, आपका ना 505 के लॉट में ही मिलेगा, 505 के मल्टीपल में ही मिलेगा। या तो आप 505 शेयर उठा लो, उसे एक लॉट बोलेंगे, या फिर 505 को आप इंटू 2, मतलब आपके 2 लॉट हो गए, इंटू 3, इंटू 4, ये आपके लॉट्स हो गए, ठीक है। मतलब आप 505 के मल्टीपल में ही उठा सकते हो, इसे बोलते हैं आपको कॉन्ट्रैक्ट साइज। और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या हो गया, जैसे कि 505 का ना एक लॉट उठाया आपने, एक लॉट उठा ले, एक लॉट इंटू में जो एक का भी प्राइस चल रहा है, मान लो 100 रुपए प्राइस चल रहा है, तो आपके पूरे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू हो गई। ये हो गया आपका 50,500 रुपए आपके कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू हो गई। इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू और कॉन्ट्रैक्ट साइज। कॉन्ट्रैक्ट साइज मतलब लॉट, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मतलब कि कितने आपके पास लॉट है उसको मल्टीप्लाई बाय जो अभी रेट चल रहा है, समझ गए। तो नेक्स्ट टर्म है हमारी बेसिस। बेसिस बता देता हूँ आपको। बेसिस होता है आपका डिफरेंस बिटवीन स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था ना, रिलायंस का अंडरलाइन का वो चल रहा है 400 रुपए, ये आपका अंडरलाइन प्राइस है। अंडरलाइन प्राइस मतलब स्पॉट प्राइस, ठीक है, स्पॉट प्राइस। और आपका जो फ्यूचर प्राइस है, वो मान लो इसका चल रहा है आपका 410 रुपए, तो स्पॉट प्राइस से ज्यादा इसका फ्यूचर प्राइस है, मतलब कि स्पॉट प्राइस इज लोअर देन फ्यूचर प्राइस। फ्यूचर प्राइस ज्यादा है, कितना ज्यादा है, -10। तो इस -10 को बोलेंगे हम बेसिस। ये हमेशा माइनस में होगा। अगर आपका फ्यूचर प्राइस कम है और स्पॉट प्राइस ज्यादा है तो ये प्लस में होगा। ये माइनस है, इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि बायर बहुत ज्यादा है, भी बायरों को लग रहा है ना इसका रेट ना ऊपर जाएगा, इसका रेट ऊपर जाने वाला है रिलायंस का, तभी वो माइनस ये 10 रुपए ज्यादा ऊपर चल रहा है फ्यूचर इसका प्राइस जो है। और हाँ, एक्सपायरी वाले दिन ना फ्यूचर प्राइस और ये आपका स्पॉट प्राइस दोनों इक्वल हो जाता है और बेसिस हो जाता है 0। इक्वल क्यों हो जाता है कि स्पॉट प्राइस मैंने आपको बताया कि जो अंडरलाइन का प्राइस होता है, कॉन्ट्रैक्ट जब एक्सपायर होता है तो वो फ्यूचर प्राइस और स्पॉट प्राइस एक ही हो जाएगा, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया ना उस दिन, एक्सपायरी वाले दिन, तो स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस एक ही बराबर हो गया, एक ही बात हो गई।
तो इस दिन बेसिस आपका 0। अगर आपका फ्यूचर प्राइस ज़्यादा है और स्पॉट प्राइस कम है तो ये नेगेटिव में होगा बेसिस। अगर आपका स्पॉट प्राइस ज़्यादा है, फ्यूचर प्राइस कम है, फ्यूचर प्राइस कम है मतलब लोगों को लग रहा है कि यार ऊपर जाएगा ही नहीं, इसलिए लोगों ने कम बाय करा फ्यूचर प्राइस, तो सेलर ज़्यादा एक्टिव है। इसको ना सेल कर रहे होंगे बंदा, पक्की बात है। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट ऑफ कैरी। एक सेकेंड, हाँ, कॉस्ट ऑफ कैरी भी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। मान लो एक बंदा है, उसको ना 100 रुपए के शेयर खरीदना है, उसके पास पैसा है ही नहीं, तो उसने मान लो 100 रुपए ना बोरो करे, ठीक है, और उस पे उसको इंटरेस्ट लग रहा है 6%, ठीक है, उसको देना पड़ेगा इंटरेस्ट, और 1 साल बाद उसको डिविडेंड मिला इस पे 6 रुपए, ठीक है, 6 नहीं यार, इसको ना आप ले लो 4 ले लो, मान लो 4 रुपए इस पे ना आपको डिविडेंड मिल गया। तो कॉस्ट ऑफ कैरी मतलब कि ना आपका एक्चुअल में आपका क्या कॉस्ट पड़ रहा है उस शेयर का। देखो 106 रुपए तो आपको पड़ गया है शेयर, क्योंकि आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा 6 रुपए, और 4 रुपए आपको इसमें से डिविडेंड मिल गया माइनस 4 रुपए, तो कितना हुआ है 102 रुपए। 102 रुपए का आपको ये शेयर पड़ा, मोटा मोटा ही मान लो रिलेशनशिप होता है, आपका ब्रेक इवन पॉइंट निकालता है कि 102 रुपए के बाद ही आपको 102 रुपए जब इसका प्राइस पहुंच जाएगा ना, उसके बाद ही आपका प्रॉफिट का पीरियड स्टार्ट होगा, इसके बाद जितने ऊपर जाएगा उतना आपका प्रॉफिट होगा। मतलब कि आपका अपना सारा इंटरेस्ट माइनस वगैरह करने के बाद जो आपको एक्चुअल प्राइस पड़ रहा है वो आपका पड़ रहा है 102 रुपए। तो एक तरीके का जो कॉस्ट ऑफ कैरी है ब्रेक इवन निकालता है, ब्रेक इवन बताता है। अगर वैसे इसके बारे में कुछ आएगा कॉस्ट ऑफ कैरी में तो यही आएगा आपका, ये रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप बिटवीन स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस। स्पॉट प्राइस आपका ये हो गया 100, फ्यूचर प्राइस आपका हो गया 106, इनका बीच का रिलेशनशिप। कॉस्ट ऑफ कैरी मतलब आपने कितने रुपए में सामान उठाया है, कैरी कितने में करा है। मेन तो आपने 102 में करा है ना, आपको इतने की कॉस्ट इसकी पड़ रही है 100 रुपए वाले की, ये डिविडेंड वगैरह और ये पे वे करने के बाद और ये इंटरेस्ट वगैरह, समझ गए। देखो मार्जिन अकाउंट जो एक्सचेंज होती है ना, वो ना अपने ब्रोकर और अपने एजेंट से ना बहुत तरह तरह के मार्जिन चार्ज करती है। तो जो हमारे ब्रोकर और हमारे एजेंट होते हैं वो अपने इन्वेस्टरों के लिए एक मार्जिन अकाउंट खुलवाते हैं, ठीक है। मार्जिन अकाउंट में वो पैसा पड़ा होता है जो हमें चार्ज करके हमें आगे अपने कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे उन्हें देना होता है, ये ब्रोकर और एजेंट को। रुको मैं आपको इसके थ्रू बताता हूँ, इनिशियल मार्जिन के थ्रू। इनिशियल मार्जिन क्या होता है, ऐसा मार्जिन जो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे बायर और सेलर दोनों अपने ब्रोकर को देते हैं, ठीक है। वो एक तरीके का टोकन मनी हो गया, ऐसा टोकन मनी जो बायर और सेलर अपने ब्रोकर और उसको देते हैं, एजेंट को, ठीक है। जैसे मान लो आपका कॉन्ट्रैक्ट साइज है आपका 10,000 का है, कॉन्ट्रैक्ट साइज मैंने आपको बताया था ना लॉट और इनटू में वो कितना रेट चल रहा है, टोटल आपका 10,000 का मान लो, और 10% आपका इनिशियल मार्जिन है, ठीक है। तो आपको 1,000 रुपए ना एज अ इनिशियल मार्जिन अपने ब्रोकर को देने पड़ेंगे, क्योंकि 10,000 का 10% 1,000 रुपए हो गया। ऐसा इनिशियल मार्जिन बायर को भी देना पड़ेगा और सेलर को भी देना पड़ेगा एज अ टोकन। और फिर जिस दिन ट्रेड सेटल हो जाएगा ना, उस दिन पूरा अपना हिसाब किताब आपस में कर लेंगे बाय सेल करके, या जो भी है, या बंदे सेटलमेंट से पहले ही निकल लाते हैं कितने प्रॉफिट बुक करके, समझ गए। अगला है आपका M2M वो मार्किंग टू मार्केट। देखो ये सिंपल सा लॉजिक है, एक सेकंड रुको, इसको हटाओ। मार्क टू मार्केट, देखो जो आपकी प्रॉफिट, मान लो कॉन्ट्रैक्ट में आ गए बायर और सेलर, ठीक है। मान लो कि उन्होंने 100 रुपए में खरीदा आज, और डे एंड हो गया, अगले दिन वो देख रहे हैं वो 100 रुपए का 120 रुपए हो गया, बायर ने 100 में खरीदा था वो 120 हो गया, तो 20 रुपए प्रॉफिट में चल रहा है ना बायर। तो वो ना डे टू डे बेसिस पे प्रॉफिट और लॉस को ना जो हमारा ब्रोकर होता है, एजेंट होता है, वो हमारे अकाउंट में शो करेगा।
100 रुपए का खरीदा, 120 रुपए का अगले दिन हो गया, तो 20 रुपए का आपका प्रॉफिट हो गया। तो 20 आपके प्लस होके शो होंगे, प्लस शो होंगे आपके 20 आपके इसमें अकाउंट में, जो आपकी होल्डिंग होगी ना, जितने की भी होल्डिंग होगी। जैसे कि मान लो आपकी 10,000 की होल्डिंग है, 10,000 का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, तो अगले दिन ना आपका ये 10,000 प्लस में 20 रुपए, 10,000 20 रुपए आपको शो होंगे अगले दिन आपके अकाउंट में। ये हो गया मार्क टू मार्केट। अगर इसी केस में आपका लॉस हुआ तो इसमें से माइनस आपके 20 या 30 या जितने पॉइंट ऊपर नीचे होते हैं उस हिसाब से आपका अगले दिन वो आपके अकाउंट में शो होगा। मतलब डेली बेसिस पर आपका पीएनएल देखा जाता है और वो आपका रिकॉर्ड हो जाता है आपके होल्डिंग में। समझ गए? अगला देखते हैं हम, ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम ट्रेडेड। ओपन इंटरेस्ट मतलब क्या है? ओपन इंटरेस्ट मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो ओपन है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट में आ गए हैं बायर और सेलर, ये इन्होंने मिलके कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, तो ये एक हो गया, एक ओपन इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट ओपन एक है। ये ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट बन रखे होंगे पूरे मंथ उस पूरी पीरियड में, तो उसे कहते हैं आपका ओपन इंटरेस्ट। और वॉल्यूम ट्रेडेड, वॉल्यूम आपको पता ही है किस वॉल्यूम पे ट्रेड हो रहा है, वो किस वॉल्यूम पे ट्रेड हो रहा है, कितने बायर हैं कितने सेलर हैं, उन सबको वॉल्यूम कहते हैं। किस वॉल्यूम पे, जैसे मान लो कि आज 20,000 बायर है तो 20,000 वॉल्यूम हो गई, किस वॉल्यूम पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है। और ये ओपन इंटरेस्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो अब तक सेटल नहीं हुए, नॉन सेटल, अनसेटल ट्रेड, अनसेटल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एक फिर नेक्स्ट है आपका प्राइस बैंड। देखो जो हमारी एक्सचेंज है ना, उन्होंने एक ये बना रखा है प्राइस बैंड, काफी अच्छी चीज है। आपका जो रिस्क है ना वो ये सर्टेन कर देगी। जैसे कि मान लो एक आपका अंडरलाइन है, जैसे रिलायंस ही है, उसका 100 रुपए का शेयर, ठीक है, एक्सचेंज ने उसका प्राइस बैंड फिक्स कर दिया 10%, तो इसका मतलब ये है 10%, या तो ये 10% नीचे जा सकता है या ये 10% ऊपर जा सकता है इन अ डे, एक दिन के अंदर। इससे ऊपर नीचे ज्यादा जा ही नहीं सकता है, इसी के बीच में रहेगा। या तो आपके 90 रुपए तक जा सकता है, 10% हो गया ना, 100 रुपए का 10% 90 हो गया, और 110 आपका हो गया 10% का पॉजिटिव, अगर ये ऊपर जाता है तो ये डिस्काउंट हो गया, और ये आपका ऊपर हो गया अगर जाता है तो इसी के बीच में रहेगा। ये एक्सचेंज ने ऐसा फिक्स कर रखा है लॉस को सर्टेन करने के लिए, या फिर ज्यादा वॉलेटाइल एसेट होते हैं उनमें ये बैंड बहुत ज्यादा लगते हैं, अपर बैंड लोअर बैंड, ठीक है। काफी नॉर्मल सी टर्म है प्राइस बैंड। बाकी अगर कोई ट्रेड वगैरह करता होगा स्टॉक्स वगैरह में, उन्हें ये सब टर्म्स ऑलरेडी पता ही होंगी। नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन। देखो मैं आपको ना ऐसे समझाता हूँ, लॉन्ग, शॉर्ट, ओपनिंग और क्लोजिंग, ये चारों ने एक साथ बताऊंगा। देखो लॉन्ग को कहते हैं जो बाय करता है, बाय को बोलते हैं लॉन्ग, और सेल को बोलते हैं शॉर्ट। तो फाइनेंशियल टर्म में बोलते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना आप इसको अच्छे से तैयार कर लो कि हर कहीं पर भी लिखा हुआ आएगा ना, तो बाय का मतलब लॉन्ग होता है और शॉर्ट का मतलब सेल होता है। बाय, ये लॉन्ग और शॉर्ट ही लिखा हुआ आएगा, बाय सेल बहुत रेयर लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए, लॉन्ग पोजीशन को बोलते हैं बाय पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन को बोलते हैं आपकी सेल पोजीशन। ओपनिंग अ पोजीशन, जिस दिन बंदा, मान लो एक बायर है, और जिस दिन बंदा कॉन्ट्रैक्ट लेता है ना, जिस दिन बाय करता है, जिस दिन बाय कर लिया उसे कहते हैं ओपन, ओपनिंग पोजीशन। इस दिन ओपन हो गया, और मंथ के थर्सडे पे, एंडिंग डे पे, एंड थर्सडे पे, लास्ट थर्सडे पे जब वो इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर जाता है, मतलब सेटल कर लेता है, उसे बोलते हैं क्लोजिंग पोजीशन। समझ गए? सेम इसी में है, वही बात है। मतलब जो सेलर है, जिस दिन उसने सेल करा है, जिस दिन उसने अंडरलाइन सेल करा उस दिन हो गया उसका ओपनिंग पोजीशन, और मंथ के एंड में वो उसे बाय करेगा तो उसे कहेंगे क्लोजिंग पोजीशन।
जिस दिन क्लोज करता है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट, उसे क्लोज है। ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ ये हो गई लॉन्ग शॉर्ट, ओपन, ओपनिंग पोजीशन, क्लोजिंग पोजीशन। मैं आपको बताता हूँ ओपन पोजीशन। ठीक है, ओपन पोजीशन वो होती है ऐसी पोजीशन जो भी ऐसी पड़ी है, मतलब कि आपने मान लो कि बाय कर रखी है, ठीक है ना, आपने सेल के लिए ना अभी कोई ऑर्डर वॉर्डर कुछ भी नहीं डाला, और या कोई सेलर है उसने भी बाय के लिए कोई ऑर्डर वॉर्डर कुछ भी नहीं डाला, अभी वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो इसे कहते हैं ओपन पोजीशन, मतलब ये अभी सेटल हुई नहीं है। फिर आती है आपकी नेक्ड। नेक्ड मतलब कि ऐसी पोजीशन जो आपने खाली ना फ्यूचर में बना रखी है, फ्यूचर प्राइस में ले रखी है, स्पॉट प्राइस या अंडरलाइंग में ना उसकी आपने पोजीशन नहीं ले रखी। जैसे कि रिलायंस का शेयर आपने बाय नहीं कर रखा, बट आपने उसके रिलायंस के फ्यूचर ले रखे हैं, उसे कहेंगे नेक्ड। और कैलेंडर स्प्रेड पोजीशन, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आते भी हैं, तो इसको आप समझ लेना अच्छे से। ठीक है, कैलेंडर स्प्रेड, स्प्रेड मतलब कि फैला हुआ, फैला मतलब बहुत सारी जगह। ठीक है, अगर एक ही बंदे ने बाय की भी पोजीशन ले रखी है, सेल की भी पोजीशन ले रखी है, उसे कहेंगे कैलेंडर स्पिरिट। ऐसे कॉम्बिनेशन में लेता है, वो बाय भी ले लेगा, सेल भी ले लेगा, एक ही कॉन्ट्रैक्ट की और एक ही अंडरलाइन की। जैसे कि मान लो एसबीआई है, ठीक है, उसने एसबीआई की भी बाय फ्यूचर ले रखे हैं और सेल फ्यूचर भी ले रखे हैं, इसको कहते हैं कैलेंडर स्पिरिट। ऐसे केस में ना जो रिस्क होता है वो काफी लो होता है, लो रिस्क। ठीक है, लो रिस्क, जो लो रिस्क होता है ना वो हमेशा लोअर मार्जिन को अट्रैक्ट करता है। लोअर मार्जिन जो मैंने आपको बताया था ना, टोकन जो देते हैं, वही लो रिस्क लो मार्जिन। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है कि कैलेंडर स्पिरिट अट्रैक्ट्स लो मार्जिन, ट्रू और फॉल्स, ऐसा मतलब आ सकता है। तो इसको अच्छे से एक बार समझ लेना कि जो कैलेंडर स्पिरिट होता है, स्प्रेड, कैलेंडर स्प्रेड, वो आपकी लो मार्जिन को अट्रैक्ट करती है, क्योंकि इसमें लो वो होता है, लो रिस्क होता है बहुत। ठीक है, कोई बंदा मान लो कि किसी भी मंथ में ले सकते हैं, जैसे हो गया आपका जैन, फेब, मार्च, या तो वो इन दोनों में ले सकता है, पोजीशन बना लेगा अपनी। ठीक है, या इस दोनों में बना लेगा, जनवरी और फरवरी में, या फरवरी या मार्च में बना लेगा, या जनवरी या मार्च में बना लेगा। बाय सेल दोनों की बना सकता है, समझ गए। ये हो गया आपका कैलेंडर स्प्रेड। नेक्स्ट आपकी लिमिटेशंस भी देख लेते क्या है। वैसे तो लिमिटेशंस इसकी क्या ही होंगी, एक बार पढ़ लेते हैं, हमें दिया हुआ है तो। लिमिटेड मैच्योरिटी, देखो मैच्योरिटी पीरियड जो होता है ना वो 3 मंथ का ही होता है, लिमिटेड होता है, आप इसको बढ़ा नहीं सकते, मतलब एक्सचेंज में जो फिक्स करा हुआ है वही है। और 1 मंथ का आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है जो मंथ के लास्ट में वो हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। अगर आपको नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो अगले मंथ में फिर आपको रोल अप करना पड़ेगा, समझ गए। लिमिटेड है मैच्योरिटी। लिमिटेड अंडरलाइंग एसेट, हाँ देखो सारे एसेटों पे ना हम फ्यूचर पोजीशन नहीं बना सकते, जिस जिस एसेट पे एक्सचेंज ने अलाउ कर रखा है उसी पे बना सकते हैं, सारे एसेट्स पे नहीं है, समझ गए, किसी किसी पे है। जैसे आपको रिलायंस का लेना है तो आप उसका ले सकते हो, पेटीएम का भी नहीं आया तो आप पेटीएम पे फ्यूचर पोजीशन नहीं ले सकते, समझ गए। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होते। जो एक्सचेंज ने जैसा बना रखा है, जितना लॉट साइज, जितना कॉन्ट्रैक्ट साइज, जितना इनिशियल मार्जिन, उतना ही आपको करना पड़ेगा, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती इसमें। ठीक है, और M2M सेटलमेंट मतलब डेली बेसिस पे होगा। अब यार मान लो अभी 100 रुपए का चल रहा है, अगले दिन वो 120 का हो जाएगा तो आपको 20 रुपए का प्रॉफिट। अगर आपने वही चीज अगर सेल करी है तो आपको 20 रुपए का लॉस हो जाएगा। तो ये डेली बेसिस पे M2M होता है। और जो बंदे यार हैवी क्वांटिटी में करते हैं उनकी तो कसम से बुरी हो जाती होगी, बुरी हो ही जाती है। डेली बेसिस पे देखने के लिए, डेली बेसिस पे वो अपना देखते हैं P&L, समझ गए। M2M ये था। तो गाइस यही था इस वाली हमारी वीडियो में, और बाकी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो वो अपना कैलेंडर स्प्रेड कर लेना, मतलब पढ़ लेना उसको अच्छे से, वो आपका आ सकता है, और सारी टर्म्स को अच्छे से देख लेना, जितनी भी ये टर्म्स है आपकी। ये बहुत आसान आसान है टर्म्स, जो ट्रेडिंग वगैरह करता होगा ना उसे सब पता होगा।
मेन आपका ये टिक साइज याद कर लेना, 5 पैसे का होता है, ठीक है। और सब तो आसानी है, बाकी एक एक कैलेंडर स्प्रेड ये पक्का ध्यान से देख लेना, पढ़ लेना इसको अच्छे से। देखो पढ़ना तो तुम्हें है ही पीडीएफ में से, ये तो मैं बस ऊपर ऊपर मैं आपको ना बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। बाकी आप अपने खुद से नोट्स बनाना, पढ़ना, और कुछ ना समझ आए तो कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम। बाय।